हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। क्या? अम्ल, क्षार और लवण। तो देखेंगे हम सबसे पहले कि अम्ल क्या होता है। ठीक है, अम्ल कैसा होता है, अम्ल अगर किसी पदार्थ के संपर्क में आता है तो कैसा व्यवहार करता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि अम्ल क्या होता है। तो देखिए, अम्ल की परिभाषा 3 वैज्ञानिकों ने दी है। ठीक है, अम्ल की परिभाषा कितने वैज्ञानिक दिए हैं? अम्ल की परिभाषा 3 वैज्ञानिक दिए थे, जिनका नाम था आर्हेनियस, ब्रांस्टेड, लॉरी एंड लुईस। क्या? आर्हेनियस, ब्रांस्टेड, लॉरी और लुईस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या था। ठीक है, क्या? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या था। तो देखिए, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन में धनावेशित आयनों में से हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन में धनावेशित आयनों में से हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, यानी देखिए HCl है, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो होगा H+Cl-। तो देखिए यहाँ ना जब ब्रेक होने पर ये H+ देता है, यानी यहाँ हाइड्रोजन आयन देता है। समझ में आया? क्या देता है यहाँ पर देता है हाइड्रोजन आयन। तो आर्हेनियस के अनुसार यही परिभाषा थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन में धनावेशित आयनों में से हाइड्रोजन आयन देते हैं। समझ में आ गया? देखिए जैसे H2SO4 था, तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो H+ और SO4 पर निगेटिव होगा। तो H+ और SO4 पर निगेटिव होगा, तो यहाँ पर H+ दे रहा है ना। तो जब ये H+ दे रहा है तो यह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अब देखते हैं ना कि ब्रांस्टेड, लॉरी ने क्या कहा था। ब्रांस्टेड, लॉरी ने अम्ल के बारे में क्या कहा था। तो देखिए, ब्रांस्टेड, लॉरी ने कहा था ना कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन में प्रोटॉन त्यागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन मतलब होता है H+। प्रोटॉन मतलब क्या होता है? H+। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन में प्रोटॉन त्यागने की कोशिश करते हैं। ब्रांस्टेड, लॉरी ने कहा था कि प्रोटॉन त्यागते हैं। कौन? अम्ल। जो अम्ल होते हैं ना वो जलीय विलयन में क्या करते हैं? प्रोटॉन को त्यागते हैं। तो देखिए अम्ल, देखिए अब था ये NH3। तो जब ये NH3 था और हमने इसे जलीय विलयन में डुबो दिया, यानी हमने NH3 को जलीय विलयन में जब डाला तो यहाँ टूटा NH4 पर प्लस प्लस OH पर निगेटिव। तो जो NH4 पर प्लस आया, अब देखिए यहाँ था क्या? NH3 था और यहाँ क्या हो गया? NH4। तो देखिए ये NH3 था, NH4 था। तो हमने क्या कहा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन त्यागते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रोटॉन त्यागते हैं। लेकिन ये क्या किया है? ये तो यहाँ प्रोटॉन ग्रहण कर लिया। यहाँ H3 था, यहाँ क्या हो गया? H4 हो गया, यानी प्रोटॉन ये ग्रहण किया। तो जब ग्रहण किया ना तो कहलाएगा क्षार। अगर प्रोटॉन जलीय विलयन में त्यागेगा तो क्या कहलाएगा? अम्ल। और ग्रहण करेगा तो क्या कहलाएगा? क्षार। तो ये देखिए प्रोटॉन को ग्रहण किया है, NH3 क्या किया? प्रोटॉन को ग्रहण करके NH4 पर प्लस बना लिया। अब देखिए जो H2 था, पहले क्या था? H2। H2 क्या बन गया? H2 हो गया OH निगेटिव, यानी यहाँ पर प्रोटॉन को त्यागा है। जो H2 है यहाँ पर क्या किया है? यह अपने प्रोटॉन को त्याग दिया है। तो जब यह अपने प्रोटॉन को त्याग दिया है तो यह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ब्रांस्टेड, लॉरी ने यही कहा था कि जो जलीय विलयन में प्रोटॉन त्याग देते हैं उसी को अम्ल कहते हैं। तो देखिए जो H2O था, इसमें से H यानी जो H2O है ये अपना प्रोटॉन एक त्यागा है। तो जब प्रोटॉन त्यागा है तो यहाँ बना है OH निगेटिव। तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा ब्रांस्टेड, लॉरी के नियम के अनुसार अम्ल कहलाएगा। समझ में आ गया? जो ये विलयन है ये कैसा कहलाएगा? ये विलयन अम्लीय होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं ना कि लुईस के अनुसार क्या था, यानी लुईस ने अपना डिफिनीशन कब दिया था। उससे पहले ये जान लेते हैं ना कि जो आर्हेनियस ने अपना नियम दिया था ना, आर्हेनियस जब नियम दिए थे अपना, तो वो कहे थे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन में धनावेशित आयनों में से हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन इनका नियम फेल हो गया। क्यों? इनका नियम फेल इसलिए हुआ ना क्योंकि इन्होंने कहा था कि धनावेशित आयनों में से हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब मान लीजिए जिसमें हाइड्रोजन हो ही ना,
तो वो कहाँ से देगा, उसको कैसे पता चलेगा कि अम्ल है कि क्षार है। मान लीजिए जैसे BF3 है, तो BF3 में तो हाइड्रोजन है ना, तो कैसे पता चलेगा कि BF3 अम्ल है कि क्षार है। तो इसके लिए तो इससे इनका जो नियम था ना ये गलत हो गया। फिर आए थे कौन, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। अभी बताया कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या बताया था अम्ल के बारे में। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने अम्ल के बारे में बताया था कि जलीय विलयन में प्रोटॉन त्यागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये भी देखो क्या किया, ये प्रोटॉन को त्यागा तब कहलाया अम्ल या क्षार। लेकिन ये भी नहीं बता पाए कि मान लीजिए कि जो BF3 है ये BF3 अम्ल है कि क्षार, यानी इन्होंने बताया तो वो भी हाइड्रोजन के रिलेशन में ही बताया। तो अब आए थे लास्ट में जो थे कौन, लुईस। तो लुईस का जो ये नियम है ना कि हर जगह लागू होता है, ठीक है, सभी जगह लुईस का नियम लागू हो जाता है। तो लुईस ने बताया था कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्या, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। यानी जो यौगिक आयन या तत्व हैं अगर उनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं रहेंगे, यानी उसका अष्टक पूर्ण नहीं रहेगा, तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा लुईस अम्ल। जिसका अष्टक पूरा ना रहेगा वो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा लुईस अम्ल। तो लुईस ने यही कहा था कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। समझ में आया। जैसे लुईस अम्ल में देख लीजिए क्या है, लुईस अम्ल में जैसे H+, Zn पर डबल प्लस, AlCl3, Ag, Cu, BF3, PCl5, SO3, ZnCl2 इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी हैं लुईस अम्ल। यानी समझ लीजिए ना कि जिसमें अगर ऊपर धनायन दिया रहे ना, यानी कोई भी तत्व हो या अणु हो या आयन हो, अगर उस पर क्या दिया रहेगा, धनायन दिया रहेगा ना, तो समझ जाना कि वो लुईस अम्ल है ये, ठीक है। अब देख लेते हैं कि रिएक्शन के बारे में क्या होता है। कि जब देखिए ये है Zn पर डबल प्लस, ठीक है, क्या है Zn पर डबल प्लस और प्लस NH3, Zn पर डबल प्लस प्लस NH3, अगर दोनों आपस में मिलेंगे ना तो क्या होगा, देखिए N के पास एक लोन पेयर है, ठीक है। जब N के पास एक लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर यानी एक युग्म Zn को देगा। जब एक युग्म Zn को देगा तो बताइए कि जो Zn है ये ले रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ये देखिए Zn पर डबल प्लस है ना, ये सोच लीजिए जो प्लस वाले होते हैं ना वो खुद कमजोर होते हैं, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी होती है, ठीक है। जो प्लस वाले होते हैं उसके पास क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी होती है। और जो माइनस वाले होते हैं ना उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो देखिए जो है Zn प्लस है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो कमी है तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ क्या बना रहा है, Zn NH3 को होल 4 पर 2 पॉजिटिव बना रहा है। समझ में आया। तो देखिए यहाँ जो Zn है ना ये कहलाएगा लुईस अम्ल। क्या, Zn कहलाएगा लुईस अम्ल, और जो ये NH3 है ना ये कहलाएगा लुईस क्षार। क्या, NH3 क्या कहलाएगा, लुईस क्षार, और जो Zn है ना ये क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल। समझ में आया। तो ये हो गया अम्ल की परिभाषा, ठीक है, क्या हो गया, अम्ल की परिभाषा। अब देखते हैं कि अम्ल को कितने प्रकार में बांटा गया है, यानी अम्ल कितने प्रकार का होता है। तो जो अम्ल होते हैं ना ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने, जो अम्ल होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। तो चलिए देखते हैं अम्ल के प्रकार। देखते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल होते हैं 2 प्रकार के। यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। देखिए पहला जो होता है ये प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक है।
पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा क्या होता है दुर्बल अम्ल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, क्या जानेंगे? प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। तो इसे भी इरेज कर दे रहे हैं। अब देखते हैं प्रबल अम्ल के बारे में। तो प्रबल अम्ल उसे कहते हैं ना कि जो जल में पूर्णतः H+ दे, यानी जो जल में 100% हाइड्रोजन आयन देता है ना, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रबल अम्ल। क्या? जो जल में पूर्णतः H+ दे, वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रबल अम्ल। पूर्णतः यानी 100%, एकदम थोड़ा सा भी चुरा ही ना अपनी पास, एकदम पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयन दे दे, तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जो जल में पूर्णतः H+ देते हैं। ठीक है, जो जल में पूर्णतः H+ देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं प्रबल अम्ल। जैसे देख लीजिए, जैसे में HCl है, यह जल में ना प्रबल अम्ल देता है, यानी जो ये प्रबल अम्ल है ना, ये जल में क्या देता है? ये H+ एकदम दे देता है, थोड़ा भी अपने पास ना रखता है। जो HCl होता है वो पूरा H जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को दे देता है। अब देखिए, मान लीजिए जैसे H2SO4 है, तो ये भी एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, ये भी पूरा अपना हाइड्रोजन क्या करता है? दे देता है। और जैसे हो गया HNO3, ये भी एक क्या है? प्रबल अम्ल है, क्योंकि ये भी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन एकदम पूर्णतः दे देता है, एकदम 100% देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता है। ठीक है, तो ये सब कहलाते हैं प्रबल अम्ल। अब आते हैं कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, क्या दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? दूसरा है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, तो देखो, जो जल में ना पूर्णतः H+ ना देते हैं। ठीक है, यानी जो जल में H+ पूर्णतः, यानी जो जल में 100% H+ ना देते हैं ना, थोड़ा सा चुरा लेते हैं अपनी पास, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल। यानी जो जल में पूर्णतः H+ ना दे। ठीक है, जो जल में पूर्णतः H+ ना दे, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है दुर्बल अम्ल। समझ में आया? जैसे मान लीजिए, जैसे एसिटिक अम्ल, जैसे क्या हो गया? एसिटिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। ठीक है, ये सब जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं ना कि ये सब ना जल में ना H+ पूर्णतः ना देते हैं। ठीक है, जल में क्या करते हैं? H+ पूर्णतः ना देते हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन में, अगर ऑप्टिकल क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल, तो ठीक है, तो दुर्बल पहचानने का एकदम शॉर्ट ट्रिक है कि अगर कार्बनिक यौगिक वाला आ जाए। ठीक है, अगर कार्बनिक यौगिक में आ जाए कि कार्बनिक यौगिक वाला अगर कोई तत्व दिया रहे, आप कह देना कि प्रबल है कि दुर्बल, तो कार्बनिक यौगिक वाला हमेशा दुर्बल होता है। ठीक है, क्या होता है? दुर्बल होता है, यानी जिसमें कार्बन लगा होता है, समझ जाइए कि दुर्बल अम्ल है ये है। ठीक है, तो ये हो गया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। अब देखते हैं कि जो अम्ल होता है ना, उसका भौतिक गुण क्या होता है। ठीक है, अम्ल के भौतिक गुण का मतलब ना कि वो किसी पदार्थ के संपर्क में आता है तो क्या करता है। ठीक है, वो अपने क्या क्या गुण प्रदर्शित करता है, उसे देखेंगे अब। तो अब देखेंगे अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण, तो अम्ल के भौतिक गुण में पहला है कि यह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। यह स्वाद में खट्टा होता है, यानी जो अम्ल होता है ना, यह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है।
अगर इसको चखोगे ना तो ये खट्टा जैसा होगा, ठीक है। तो चखने से भी पहचान सकते हैं कि यह अम्ल है कि क्षार है, ठीक है। चखोगे, अगर खट्टा थोड़ा सा भी खट्टा लगे तो समझ जाना कि इसमें अम्ल है तो है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा है ना कि यह नीले लिटमस पेपर को ना लाल कर देता है। क्या? यह नीले लिटमस पेपर को, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है। यानी ना यह नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। अगर लिटमस पेपर पर अम्ल को गिराएंगे, क्या करेंगे? अगर लिटमस पेपर पर हम अम्ल को गिराएंगे, अगर वह लिटमस पेपर नीला हो, ठीक है, अगर वह लिटमस पेपर क्या हो? नीला हो, तो वो उस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा, ठीक है। यानी अगर नीले लिटमस पेपर पर हम अम्ल को गिराएंगे ना तो वो क्या हो जाएगा? वो लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। समझ में आया? देखिए, इसको अगर इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि नीले लिटमस पेपर पर अगर अम्ल गिराते हैं तो लाल हो जाता है, कि लाल पर अम्ल गिराते हैं तो नीला हो जाता है। देखिए, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि इसके लिए ट्रिक जो है ना, ये अनिल का मतलब ना कि जो है और मतलब अम्ल, ए मतलब अम्ल, ठीक है। आईनी मतलब ना नीले लिटमस पेपर को, ठीक है। आयल मतलब लाल। यानी जो अम्ल है वह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? अनिल। यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट ये है ना कि ये जल में H+ देता है। क्या? ये जल में H+ देता है। जब इसे हम लोग जल में घोलते हैं ना तो ये क्या देता है? ये देता है H+। तो यह जल में H+ देता है, ठीक है। यह जल में क्या देता है? H+ देता है। अब देखिए, अब है चौथा क्या होता है? तो देखिए, जब ना अम्ल किसी धातु के संपर्क में आता है ना तो उसे धीरे धीरे गलाने लगता है, ठीक है। क्या? जब अम्ल किसी धातु के संपर्क में आता है ना तो उसे धीरे धीरे गलाने लगता है। जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहे पर हम नींबू गिरा दें, आप कुछ दिन के लिए छोड़ दें, ठीक है, तो वह धीरे धीरे ना गलने लगता है, यानी उस पर जंग लगने लगता है, ठीक है। तो अम्ल किसी धातु के संपर्क में आने पर, किसी धातु के संपर्क में आने पर उसे गलाने लगता है, ठीक है। क्या? अम्ल किसी धातु के संपर्क में आने पर क्या होता है? उसे गला देता है। तो ये हो गया अम्ल के भौतिक गुण। क्या? ये हो गया अम्ल के भौतिक गुण। और अब हम पढ़ेंगे क्षार, यानी क्षार किसे कहते हैं। अम्ल के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं क्षार के बारे में कि क्षार क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, क्षार क्या होता है। तो क्षार की भी परिभाषा 3 तरह से दी गई। कैसे? एक परिभाषा दिया आर्हेनियस ने, एक दिया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने, और लास्ट में दिया किसने? लोइस ने। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्हेनियस ने क्षार के बारे में क्या कहा था, ठीक है। क्या? आर्हेनियस ने क्षार के बारे में क्या कहा था? तो देखिए, जो आर्हेनियस था ना वो कहा था कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन में ऋणावेशित आयनों में से हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या? क्षार वे होते हैं जो किसी जलीय विलयन में ऋणावेशित आयनों में से हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये देखिए NaOH है, इसको ब्रेक करेंगे जलीय विलयन में तो क्या होगा? Na+OH निगेटिव आएगा। तो ऋणावेशित आयनों में क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो ऋणावेशित आयन क्या है? OH। ऋणावेशित आयन OH है। यहाँ देखो हाइड्रोक्साइड आयन दिया कि ना दिया। तो ये था किसका? आर्हेनियस के अनुसार। तो ये आर्हेनियस के अनुसार था ना। अब देखते हैं कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार क्या था। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या कहा था अम्ल के बारे में, अम्ल या क्षार के बारे में। अम्ल के बारे में तो हो गया, अब क्षार के बारे में देखिए। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने कहा था कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करने की कोशिश करते हैं।
क्या, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ है NH3 प्लस H2 से बन रहा है क्या, NH4 प्लस और OH पर निगेटिव। तो अब देखिए ये जो है NH3 है, ये एक प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बना लिया, NH4 बना लिया। जो NH3 है वो प्रोटॉन ग्रहण किया और क्या बना लिया, NH4। तो यह क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। जो NH3 है यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा क्षार। ठीक है। अब देखिए जो H2O था, ये H2O अपना प्रोटॉन क्या किया है, त्याग दिया है। तो ये प्रोटॉन जब अपना त्यागा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अम्ल। ठीक है। क्षार किसे कहेंगे, ये अपना प्रोटॉन ग्रहण किया है। देखो NH3 था, अब बन गया क्या, NH4 पर प्लस। तो ये हो जाएगा क्षार, और जो दिया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अम्ल। समझ में आ गया। ये हो गया ब्रनस्टेड लॉरी के अनुसार। अब आते हैं तीसरी बात। तो तीसरी बात ये कि लुईस के अनुसार क्या है, यानी लुईस ने क्या परिभाषा दिया था। तो देखिए जो लुईस था ना, वो कहे थे ना कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, ठीक है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं। क्या, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है। लुईस क्षार किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, लेता ना है, देता है। अगर लेता तो अम्ल कहलाता, और दे रहा है तो क्या कहलाएगा, क्षार। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वो क्या कहलाएगा, क्षार। जैसे देखिए ये OH निगेटिव है, ये भी क्षार है, लुईस क्षार। जो NH3 है ये भी क्षार है, PH3 ये भी क्षार है, CH3OH ये भी क्षार है, C2H5OH ये भी क्षार है। ठीक है। यहाँ तक कि एल्कोहल भी क्षार की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। CH3OCH3 ये भी क्षार है, Cl पर निगेटिव ये भी क्षार है। ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि ये AlCl3 है, ये है Cl के पास दो लोन पेयर होते हैं। तो दो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर अगर यहाँ पर आएगा तो ये आके इसके साथ जुट गया है। देखिए AlCl4 पर निगेटिव बनाया है, क्या बनाया है, AlCl4 पर क्या बनाया है, निगेटिव बनाया है। तो अब देखिए यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया है, यहाँ क्या किया है, AlCl जो है ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया है। तो देखिए जो ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है, देखिए जो है ना, दिया है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया है, ये ग्रहण किया है तो अम्ल हो गया। अब देखिए लुईस क्षार किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो Cl था, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देखो दो गो पेयर था ना, अपना युग्म दिया इसे, तो ई क्या कहलाएगा, क्षार। इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया ना, क्षार कहलाएगा। हाई जो AlCl3 था, इलेक्ट्रॉन युग्म ले लिया, तो ई क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा अम्ल। समझ में आया। तो क्षार के बारे में समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे कि क्षार के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है। क्या, क्षार के प्रकार कितने होते हैं। तो अब देखते हैं क्षार के प्रकार। क्षार भी दो प्रकार का होता है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है। क्षार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। पहला जो है वो है प्रबल क्षार, और जो दूसरा है ना, दूसरा है दुर्बल क्षार। तो सबसे पहले पहला देख लेते हैं। तो पहला है प्रबल क्षार। और प्रबल क्षार किसे कहते हैं, ठीक है, प्रबल क्षार किसे कहते हैं, जो जलीय विलयन में पूर्णतः OH निगेटिव देता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रबल क्षार। यानी जो जलीय विलयन में 100% OH निगेटिव दे, क्या, जो जलीय विलयन में 100% OH निगेटिव दे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रबल क्षार। तो लिख लेते हैं, जो जलीय विलयन में पूर्णतः OH निगेटिव देते हैं,
ठीक है। जो जलीय विलयन में पूर्णतः OH निगेटिव देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्रबल क्षार। जैसे हो गया, जैसे लिख लीजिए NaOH। NaOH जो है ना ये है प्रबल क्षार, क्योंकि ये जलीय विलयन में एकदम OH निगेटिव डायरेक्ट दे देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता है, ठीक है। और जैसे KOH और CaOH का होल ट्वाइस, ये सब है ना, तो ये सब ना जलीय विलयन में ना OH निगेटिव दे देते हैं पूरा का पूरा, अपने पास थोड़ा सा भी ना रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ना कि दुर्बल क्षार किसे करना है। प्रबल क्षार तो हो गया, अब देखते हैं क्या दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार देखिए, दुर्बल क्षार उसे कहते हैं ना जो जलीय विलयन में ना पूर्णतः OH निगेटिव ना देता है, यानी जो जलीय विलयन में 100% OH निगेटिव ना दे वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दुर्बल क्षार। क्या, जो जलीय विलयन में पूर्णतः OH निगेटिव नहीं देता है वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है दुर्बल क्षार। यानी जो जलीय विलयन में पूर्णतः OH निगेटिव देते हैं, OH निगेटिव नहीं देते हैं, यानी अपने पास कुछ छुपा लेते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दुर्बल क्षार। जैसे दुर्बल क्षार में एक फेमस चलता है कि NH4OH, ठीक है, क्या NH4OH बहुत फेमस चलता है, ठीक है। NH4 जो OH है ना वो जलीय विलयन में ना OH निगेटिव पूर्णता ना देता है, यानी 100% नहीं देगा, अपने पास थोड़ा सा रख लेगा, ठीक है, और थोड़ा देगा थोड़ा रख लेगा, यानी 100% क्या करता है, OH निगेटिव नहीं देता है जलीय विलयन में। समझ में है। तो ये हो गया क्षार के प्रकार, यानी क्षार के प्रकार में हमने दो बता दिए, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। और अब देखते हैं कि क्षार के भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है, क्षार के क्या भौतिक गुण क्या होते हैं। अब लिखेंगे क्षार के भौतिक गुण, क्षार के भौतिक गुण। क्षार के भौतिक गुण में पहला है कि यह स्वाद में कड़वा होता है, यह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। दूसरा पहला नंबर है यह स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा होता है, ठीक है, ये स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। समझ में आया। जो क्षार होता है ना इसको चखोगे ना तो कड़वा लगेगा थोड़ा, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्षार, ठीक है। और दूसरा बात ये ना कि ये जल में ना OH निगेटिव देते हैं, ठीक है, ये जल में OH निगेटिव देते हैं, ठीक है। जो क्षार होते हैं ना वो जल में क्या करते हैं, क्षार जल में OH निगेटिव देता है। और तीसरा बात है ना कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, नीला कर देता है। यानी अगर लाल लिटमस पेपर है, अगर उस पर हम क्षार गिरा देंगे, ठीक है, तो लाल लिटमस पेपर पर अगर हम क्षार गिराएंगे तो वह कैसा हो जाएगा, वह नीला हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें पता भी चल जाएगा कि अम्ल है या क्षार, ठीक है। अम्ल या क्षार की अगर टेस्टिंग करनी है ना तो हम लिटमस पेपर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार की टेस्टिंग हम लोग लिटमस पेपर से भी कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है चौथा नंबर, ये क्षार को स्पर्श करने पर ना ये साबुन की तरह मुलायम होता है, ठीक है, ये क्षार साबुन की तरह मुलायम भी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुलायम नहीं होते हैं, मुलायम भी होते हैं, कहीं कहीं होते हैं मुलायम, कहीं कहीं मुलायम भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्षार की तरह, ये साबुन की तरह मुलायम भी होते हैं, ये साबुन की तरह मुलायम भी होते हैं, ठीक है। तो ये चारों हैं क्षार के भौतिक गुण,
ठीक है। तो आज हमने अम्ल और क्षार के सभी गुणों के बारे में बता दिए, ठीक है।